यहां पर बयान दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, जिसमें कहा गया कि अब तक इन दोनों देशों को हम खतरा नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जब ये नेटो में शामिल हो रहे हैं तो हम इस बारे में अपनी रणनीतियों को बदलेंगे। और खासतौर पर जो कहा कि अगर वहां पर सैन्य विस्तार शुरू हो गया तो फिर हम उन पर एक्शन भी लेंगे। तो मौजूदा दौर में ये कितना संभव आपको होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या यूक्रेन के साथ साथ एक बड़ी परेशानी अब ये दोनों देश बनने वाले हैं? देखिए शुभांकर, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कारण ये है क्योंकि ये पहले भी प्रेसिडेंट पुतिन का बयान आया था जब फिनलैंड और स्वीडन ने ये बोला था कि हम एप्लीकेशन देंगे नेटो की मेंबरशिप के लिए। उन्होंने कहा था कि जिस तरह यूक्रेन के साथ हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, हमारा उस प्रकार का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्वीडन या फिनलैंड के साथ नहीं है, तो इसके बारे में हम ज्यादा चिंतित नहीं हैं। अभी एक बदलाव है उनके रुख में जब वो बोल रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो फिनलैंड और स्वीडन है, जिस तरह का संबंध उसका यूरोप के साथ में है, यूक्रेन का उस प्रकार का संबंध कभी नहीं रहा है। अगर कोई भी कार्रवाई होती है फिनलैंड या स्वीडन में, तो ये 100% नेटो बनाम रूस युद्ध बन जाएगा और ये 100% एक विश्व युद्ध बन जाएगा। तो रूस कोई भी छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए भी फिनलैंड और स्वीडन में 10 बार सोचेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स यूक्रेन में पूरे नहीं कर लेता, वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश भी करेगा। शुभांकर जी, तो अब जरा ये बताइए कि क्योंकि G7 देशों की जब बैठक भी खत्म हुई तो उसमें बार बार ये कहा गया कि हमलों को रोका जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर तमाम तरह के सैंक्शंस जो हैं उनके लिए जिम्मेदार रूस को ठहराएंगे और रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। तो अब क्या ये जो लड़ाई रूस यूक्रेन की चल रही है, ये इन दोनों से बात भी आगे बढ़ गई है? क्योंकि जो स्टैंड नजर आ रहे हैं, चाहे नाटो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है बाकी देशों को शामिल करने को लेकर, या जो ये बैठकें हो रही हैं उसमें बात निकल कर आ रही है और एजेंडा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज ने खुलकर अब रूस को निशाने पर ले लिया है, यूक्रेन से इतर। देखिए शुभांकर, जो G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, बर्लिन में हुई थी, उसके इमीडिएटली अगले दिन 3 दिन अभी भी जो चल रही है नेटो देशों की मीटिंग हुई थी मैड्रिड में, स्पेन में। तो जो ये नेता थे जो G7 में ज्यादातर थे इन कंट्रीज के, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट बाइडेन ऑफ अमेरिका, वो सारे के सारे इसके बाद सीधा मैड्रिड चले गए थे, जहां बहुत बड़े सैन्य फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा सैन्य फैसला जो वहां पर लिया गया है वो ये है कि एक कोर हेडक्वार्टर परमानेंट तौर पर पोलैंड में एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस फैसले को काफी दिनों से रूस खिलाफत करता आ रहा है, रोकने की कोशिश करता आ रहा है कि आप इस तरह कोई फैसला नहीं लें, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। ये एक परमानेंट कोर हेडक्वार्टर नेटो का अब पोलैंड में एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा 3 कॉम्बैट ब्रिगेड्स रोमानिया, मोल्डोविया और लाटविया, ये जो बाल्टिक देश है, इनके अंदर एक एक नई कॉम्बैट ब्रिगेड डिप्लॉय की जाएगी। अब तक जो सैनिक थे नेटो कंट्रीज के, नेटो अलायंस के, जो अलर्ट पे रहते थे यूरोप के अंदर, उनकी संख्या सिर्फ 40,000 थी। इसको बढ़ाकर भी 3 लाख करने का फैसला किया गया है। तो ये बहुत बड़े फैसले लिए हैं नेटो मेंबर्स ने मैड्रिड में, जो मीटिंग अभी भी चल रही है। इसके अलावा जो G7 में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया था प्रतिबंध लगाने के अलावा, जो सबसे बड़ा प्रतिबंध उन्होंने लगाया है वो है रूस के जो सोना आता है, जो गोल्ड वो इंपोर्ट करते हैं रूस से, जो लगभग 19 बिलियन पर ईयर है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना। क्योंकि सोना तेल के बाद दूसरी बड़ी कमोडिटी है जिससे रूस को काफी कमाई होती है और इस युद्ध को चलाने में ये कमाई काफी काम आती है। तो उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का फैसला इन G7 देशों ने किया था बर्लिन के अंदर।